अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो जब हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा स्ट्रेट फंक्शन के ऊपर, ठीक है, और होगा पाथ फंक्शन के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेट फंक्शन से मुराद क्या होता है। स्ट्रेट फंक्शन से मुराद होता है वो वाला फंक्शन जो कि पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा होता है, जिसको पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि हम किस पाथ से किस तरीके से किस तरह से कोई चेंज लेके आ रहे हैं। वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। फिर वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, और डिपेंड कर रहा होता है उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़। मतलब उसके अंदर उससे बस इस चीज़ से मतलब होता है कि उसकी पहले वैल्यू क्या थी और अब वैल्यू क्या है। उसे इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा होता कि मतलब वो किस तरीके से चेंज आया, क्या आया, कोई भी नहीं होता। मतलब वो उसे मतलब वो सेम ही रहता है। उसका मतलब अगर हम जो तरीका है, वो जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, अगर वो चेंज कर भी दें तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो सेम आ जाता है। तो इसलिए वो क्या होता है, वो पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम पाथ को चेंज कर भी दें तो भी वो सेम आ जाता है, ठीक है, पाथ को चेंज करने के बाद भी। तो हमारे पास जो स्ट्रेट फंक्शन है वो क्या क्या है, इसका अगर याद करना ना, तो याद करने का आसान तरीका होता है PTVUHS। जी जी हाँ, यही है। तो अच्छा, ये हमारे पास यहाँ टोटल कितने हैं, 7 स्ट्रेट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहेंगे स्ट्रेट फंक्शंस हैं। P से मुराद होता है प्रेशर, ठीक है, और T से मुराद होता है टेम्परेचर। V होता है वॉल्यूम, U से मुराद होता है इंटरनल एनर्जी, और H से मुराद होता है एंथैल्पी। S होती है एंट्रोपी, और G से मुराद होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास स्ट्रेट फंक्शन के तौर पे होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी चीज़ें, इनको अगर हम चेंज कर लें तो इनको मतलब हम जिस भी तरीके से चेंज करेंगे, इनकी जो वैल्यू होगी, जो इनका आंसर होगा, वो सेम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी जो मतलब वैल्यू होगी ना, इनिशियल और फाइनल वैल्यू, उसके ऊपर ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे, ये सारे के सारे 7 वेरिएबल्स, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं इनके ऊपर थोड़ी सी और। जैसे मेरे पास इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो मैंने क्या बोला, क्या है, वो स्ट्रेट फंक्शन है, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मैं इस तरह कह सकती हूँ, ये मेरे पास जो है ना इंटरनल एनर्जी, उसको मैंने चेंज किया, ठीक है। ये भी मैंने जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसको चेंज करने का एक तरीका ढूंढा, उसके जरिए ये वाला जो तरीका है ना, इसके ज़रिए मैंने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। पहले उसकी वैल्यू ये थी, अब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। अब फिर मैंने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, वो ये यहाँ पर उसकी वैल्यू थी, ये पहले उसकी वैल्यू थी, ये उसकी वैल्यू थी, लेकिन अब मैंने ये वाला जो पाथ है वो चूज़ किया। लेकिन जो इसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू है फिर से ये, और जो इनिशियल वैल्यू है वो ये है, ठीक है। मतलब सेम इनिशियल वैल्यू है इस केस के अंदर, सेम इनिशियल वैल्यू है इस केस के अंदर, और फाइनल वैल्यू भी दोनों केसेस के अंदर सेम है। और अगर मैं दरमियान वाला पाथ चूज़ करूँ तो भी, अब देखो दोनों के अंदर, बल्कि तीनों पाथ्स के अंदर जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू है वो सेम है, लेकिन जो पाथ है वो सारों के अंदर क्या है, वो डिफरेंट है। मतलब मैंने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए पहला पाथ चूज़ किया, दूसरा पाथ चूज़ किया, तीसरा पाथ चूज़ किया, लेकिन जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज थी वो क्या थी, वो सेम थी। पाथ चेंज हुआ, तो अब अगर पाथ चेंज हो भी जाए तो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज तो सेम है, तो इसलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह जो इंटरनल एनर्जी है ना, हमारे पास वो क्या है, U1 भी बराबर होगी U2 के, और U2 बराबर होगी U3 के। क्यों बराबर है, क्योंकि वो जो पाथ है ना, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है, पाथ चेंज करने से उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इवन अगर मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस हो ना, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, ठीक है। क्यों ज़ीरो हो जाती है, देखो उसने घूम के फिर वही अपने पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है, क्योंकि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे फिर से आ गया है। मतलब जो उसकी फ़ाइनल वैल्यू है वो क्या आई है, फाइनल वैल्यू उसकी वही आई है जो कि उसकी क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी। तो इसलिए जो है वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, फिर ज़ीरो हो जाती है। जो इंटरनल एनर्जी है, मतलब इंटरनल एनर्जी को तो हम ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज को ज़ीरो कहेंगे। इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो उसकी फाइनल वैल्यू थी वही उसकी क्या, वो इसकी इनिशियल वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम है, सेम वैल्यू है, मतलब वो चेंज नहीं तो मतलब जो उसका चेंज है वो क्या, वो ज़ीरो है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं पाथ फंक्शन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इससे मुराद होता है वो वाला फंक्शन जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर। मतलब उसके अंदर इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि हम किस पाथ से उसका जो चेंज है वो लेके आए हैं। और अगर हम पाथ चेंज करें तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथ फंक्शन है वो दो ही होते हैं, Q एंड W, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके अंदर हमने इनिशियल और फाइनल वैल्यू की बात नहीं की, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Q से मुराद होता है हीट, और W से मुराद होता है वर्क। ये दोनों के हैं, दोनों पाथ फंक्शन, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। मतलब अगर मैं हीट
हीट का चेंज लाऊँ, ठीक है, हीट को मैं क्या करूँगी चेंज, और वो जो मैं चेंज करूँगी, जैसे फ़र्ज़ करो पहले मैं किसी और तरीके से हीट को चेंज किया, दूसरी बार मैंने किसी और तरीके से हीट को चेंज किया, और तीसरी बार मैंने किसी और तरीके से हीट को चेंज किया, तो तीनों के दौरान जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। एक्स वाई जी आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है और मैंने पाथ को चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना हीट और वर्क के ऊपर थोड़ी सी और, तो अच्छा ये वैसे भी ये भी बात है कि हम जो वर्क है ना उसको वॉल्यूम चेंज करने से, और मतलब अगर मैं फोर्स लगाऊँ उससे, और डिस्प्लेसमेंट वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से जो वो वर्क है उसको भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हीट और वर्क होते हैं अगर इसकी बात करें ना, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब हीट जो है वो वर्क में जा सकती है, और जो वर्क है वो किस में जा सकता है, हीट के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें, जैसे मेरे पास ये जो है एक कंटेनर मौजूद है, ठीक है, और इसके नीचे जो है ना मैं कोई हीट रेजरवोयर रख देती हूँ, ठीक है, HTR रख देते हैं, हीट हाई टेम्परेचर रेजरवोयर, हाई टेम्परेचर रेजरवोयर, ठीक है। अब इसको मैंने जो ना हर जगह से बंद कर लिया, हर जगह से बंद कर लिया, मतलब इसके अंदर कहीं से हीट एंटर नहीं कर सकती सिवाय हाई टेम्परेचर रेजरवोयर से, ठीक है। अब क्या होगा, बल्कि उसके ऊपर भी जो है ना मैं एक यहाँ पे पिस्टन भी लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन भी लगाऊंगी इसको, लेकिन मैंने बंद कर दिया ताकि यहाँ से कोई हीट वगैरह ना दाखिल हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कोई गैस वगैरह मौजूद थी, उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना उसको हमने दे दिया टेम्परेचर, ठीक है। जब उसको टेम्परेचर दिया ना, अब मैं ये बात भी बताऊँगी कि अगर हम HTR को यूज़ ना भी करें तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके हाई टेम्परेचर रेजरवोयर से इसको हीट देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन हमने ये काम करना है कि हमने जो इंटरनल एनर्जी है ना उसको सेम रखना है, ठीक है। हमने जो डेल्टा यू है ना उसको क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो उनकी इंटरनल एनर्जी है ना, जो मतलब मॉलिक्यूल्स के पास जो ज़्यादा आ गई है एनर्जी, उसको हमने यूज़ करना है। और यूज़ किस काम के अंदर करना है, यूज़ इस काम के अंदर करना है कि वो जो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है ना, वो ज़्यादा वाली एनर्जी है वो एनर्जी दे देंगे पिस्टन को, या पिस्टन को देंगे तो जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब पिस्टन जो है वो यहाँ पे चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। और जो ये वाली जगह हमारे पास ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब ये वाली जगह ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है डेल्टा वी जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो फाइनल वैल्यू है वॉल्यूम की वो ज़्यादा हुई है, और जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, वो थोड़ी थी, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक वर्क की, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक है। अगर मेरे पास वॉल्यूम का जो चेंज है वो ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क है वो परफॉर्म हुआ है, वर्क जो है वो परफॉर्म हुआ है किसके ऊपर, वर्क परफॉर्म हुआ है सराउंडिंग के ऊपर, और किसके ज़रिए परफॉर्म हुआ है, सिस्टम के ज़रिए परफॉर्म हुआ है। ये जो चीज़ होती है ना, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, ये हमारे पास होती है सिस्टम, और ये जो बाकी उसके इर्द गिर्द वाला सारा हिस्सा होता है ना उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। जो वर्क है वो सिस्टम ने परफॉर्म किया सराउंडिंग के ऊपर, मतलब जो पिस्टन है वो मूव करवाया गया। अब वर्क किसने किया, गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके। अब अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो मतलब अगर हम वैसे ही पिस्टन को जो ऊपर को मूव कर दें तो भी क्या होगा, तो भी जो वॉल्यूम है ना वॉल्यूम का चेंज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा मतलब कोई भी तरीका जिसके ज़रिए वॉल्यूम जो है चेंज उसका पॉजिटिव आ जाए ना, उसके अंदर जो वर्क होता है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या हुआ है कि जो वर्क है वो परफॉर्म किया है किसने, वर्क जो है वो सिस्टम ने परफॉर्म किया सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। और दूसरा हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा था, इनिशियल वॉल्यूम कम था, ठीक है। और इस वजह से डेल्टा वी जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए जो वर्क है ना वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके उलट हुआ, मतलब यहाँ पे मैं रख देती हूँ एक लो टेम्परेचर रेजरवोयर, ठीक है। ये मेरे पास एक लो टेम्परेचर रेजरवोयर है, यहाँ पे मैंने फिर से एक जो वो रख दिया, और इसको मैंने फिर से यहाँ से बंद किया, यहाँ से बंद किया, यहाँ से बंद किया, और यहाँ से जो है ना लो टेम्परेचर रेजरवोयर इसको दे सकता है हीट, ठीक है, मतलब इसको दे सकता है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक पिस्टन है, ये लो टेम्परेचर रेजरवोयर है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कम है। जो जब यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ से जो एनर्जी है मॉलिक्यूल से वो कहाँ पे आ जाएगी, इधर को आ जाएगी। जब वो एनर्जी इधर को आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, वो कम हो चुका है, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वी फाइनल कम है, वी आई ज़्यादा है, डेल्टा वी जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज़। अब डेल्टा वी का डिक्रीज़ होने से पी डेल्टा वी एज अ होल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो वर्क है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब वर्क नेगेटिव होगा ना,
तो हम इसको ये कहेंगे मतलब वर्क के नेगेटिव होने को, कि जो मतलब वर्क है ना वो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर परफॉर्म किया है, ठीक है। वर्क डन ऑन सिस्टम है बाय सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं इस चीज़ को, ये क्या है, ये जो है ना नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा केस भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ये डेरिवेशन भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास होता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास थर्मोडाइनमिक वर्क नहीं होता बल्कि मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क के केस में हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ डेल्टा डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एफ की बात करें तो उसको हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालें तो मेरे पास एफ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वर्क की जगह एफ की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर ए, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा डी वैसे का वैसे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए और डेल्टा डी इन दोनों की बात करें तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा वी के। तो ये मेरे पास जो है ना वर्क आ गया, ठीक है, जो मुझे पहले करना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में कर दिया। अच्छा, अब उसके अलावा हमने बात करनी थी कि अगर हमारे पास जो है ना डेल्टा डी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, डेल्टा डी ज़ीरो हो जाए, तो या मतलब अब देखो इसको, इस फॉर्मूले को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमसे बाज़ दफ़ा इस तरह से सवाल पूछ सकता है और हम सोचेंगे नहीं ये तो मैकेनिकल वर्क है तो यहाँ पे तो हमने कुछ भी आंसर नहीं लगाना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी डेल्टा डी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डेल्टा डी ज़ीरो हो जाए तो उससे वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो उससे भी जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना एक और हीट के हवाले से एक और चीज़ आती है, वो हमारे पास होता है सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम है मैंने भी बताया कि वो क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास जो सिस्टम है ना वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से क्या मुराद है, ओपन सिस्टम से ये मुराद है कि जिसके अंदर से मटेरियल्स और हीट दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, मटेरियल्स भी और क्या है हीट भी, दोनों चीज़ें जो है उसके अंदर से एक्सचेंज हो सकती हैं, बाहर जा सकती हैं अंदर जा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जब जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ एवापोरेशन की, ठीक है। तो एवापोरेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक जो डब्बा पड़ा है, ये इसके जो सर ये जो इसको ना हमने क्लोज नहीं किया हुआ, डब्बा बंद नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना इसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। अब ये अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे जो ना मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इसके अंदर पूरे लिक्विड के अंदर। अब जो मॉलिक्यूल्स है ना, हमें पता है इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर आई जा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मतलब बाहर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास लिक्विड होगा, ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। किसके ज़रिए आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो है हीट है उसका डिफरेंस हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो बाहर से हीट कहाँ पे चली जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी, तो हीट जो है वो भी मूव करेगी, जो मटेरियल्स हैं वो भी मूव करेंगे। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का सिस्टम जिसमें मटेरियल और हीट दोनों मूव कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। हमारे पास एक चीज़ होती है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम से मुराद होता है वो वाला सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रही होती, हीट जो है वो मूव नहीं कर रही, सॉरी हीट जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है। हीट जो है वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, लेकिन जो मटेरियल्स है ना वो ही मूव कर रहे होते हैं। मतलब हम ये सेम वाला केस ये वाला लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर से जो मटेरियल है, जो हमारे पास वेपर्स हैं वो बाहर तो नहीं जा सकते, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो हीट है वो मूव कर सकती है, वो यहाँ पे आ सकती है, हीट इसके अंदर भी जा सकती है, इससे बाहर भी आ सकती है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं कि वो क्लोज्ड सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है ना जो ना तो मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है, ना तो मैटर होगा, ना तो कोई मैटर बाहर जाएगा, ना ही हम एनर्जी को जाने देंगे, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मैं इसके गिर्द बहुत ज़्यादा कोई मतलब भारी किस्म की चीज़ चढ़ा दूँ जिससे यहाँ से हीट भी पास ना कर सके, तो वो किस तरह का सिस्टम होता है, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, अब उसके अलावा हम एक और बात करते हैं, जो ओपन सिस्टम होता है ना वो वर्क परफॉर्म कर सकता होता है। किस तरह वर्क परफॉर्म कर सकता है, देखो अभी हमने यहाँ पे बात की थी वर्क की, कि वर्क जब वो सिस्टम के ऊपर हो या जो है ना वो सराउंडिंग के ऊपर हो, वर्क दोनों सूरतों के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर की ज़रूरत होती है। मतलब या तो हमने उससे हीट निकालनी है या उसको हीट देनी है, जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, वो अपनी एनर्जी खर्च करके जाएंगे, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी, हम वैसे इस केस को डिस्कस कर रहे हैं बस, ठीक है। तो अगर इन दोनों केसेस की बात करें तो जो ओपन सिस्टम होता है ना उसके अंदर वर्क परफॉर्म हो सकता होता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ओपन सिस्टम के अंदर हीट वगैरह एक्सचेंज हो सकती है। इसी तरह अगर क्लोज्ड सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी हीट वगैरह एक्सचेंज हो सकती है, तो वहाँ पे भी जो वर्क है ना वो परफॉर्म किया जा सकता होता है, ठीक है। लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जब हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे ही नहीं, ठीक है, तो एनर्जी ना देने की वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वर्क परफॉर्म नहीं होगा, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना उसके अंदर वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। इसको भी हमने पूरी तरह से आइसोलेट नहीं किया था, ये वाली जगह से आइसोलेट इसको नहीं किया था ताकि यहाँ से हीट जाई जा सके, निकाली जा सके, इसी तरह यहाँ से भी, ठीक है।
इसके अलावा मैं एक और बात बताती हूँ कि जो ओपन सिस्टम होता है ना, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो कैसा सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी होती है ओपन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम क्यों है? पहले तो उसके अंदर ये बात है कि उसके अंदर मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। कैसे मैटर एक्सचेंज हो रहा है? मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैटर है वो आ भी रहा है, जा भी रहा है। कैसे जा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर फूड आ रहा है, ठीक है, तो सारी बात है वो बाहर से कोई चीज़ जो अंदर की तरफ जा रही है तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। सारी बात है अगर एनर्जी एक्सचेंज ना होती तो हमें ठंड नहीं लगती, कभी भी ठंड ना लगती अगर हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी एक्सचेंज ना हो रही होती। अगर हमारी बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम होती तो हमें कभी ठंड ना लगती, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।